नमस्ते बिहार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मधुबनी की खबर से। खबर मधुबनी से है, जहां बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे झाड़ी में युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान बेनीपट्टी बाजार निवासी बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि बुद्धिनाथ झा बीते 9 नवंबर की रात से ही लापता था। परेशान परिजनों ने 11 नवंबर को बेनीपट्टी थाने में बुद्धिनाथ झा के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और जिसके बाद बेनीपट्टी पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी थी और इसी बीच युवक का शव बोरे में बांधकर फेंका मिला। पुलिस मामले की फिलहाल छानबीन में जुट गई है। तो मधुबनी से ये खबर बता रहे आपको, जहां झाड़ी से युवक का शव बरामद किया गया है। 9 नवंबर से युवक लापता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और इस पर अधिक अपडेट के साथ अमित रंजन संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? गंजना, अभी इसमें फिलहाल पुलिस के द्वारा अभी आधिकारिक रूप से कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो परिजनों का आरोप है, बताया जा रहा है कि ये जो हत्या हुई है और अगवा करने के बाद हत्या हुई है, पूरी ये साजिश रच करके पूरी ये वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजनों का कहना है कि ये जो बुद्धिनाथ झा है, ये यहाँ बेनीपट्टी बाजार में इनका एक जांच घर भी था और ये यहाँ पर आरटीआई बताया जा रहा है कि इनका कुछ नर्सिंग होम संचालकों के साथ कुछ विवाद भी था, जो कि परिजनों का आरोप है। ऐसा भी आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो उस विवाद को लेकर के ही पिछले 9 नवंबर से ये रात के 9 नवंबर की रात लगभग 10 बजे से ये घर नहीं लौटे थे और 2 दिन बाद 11 नवंबर को परिजन के द्वारा बेनीपट्टी थाने में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस परिजनों को लेकर के काफी की आसपास जहाँ कुछ आशंका थी उन जगहों पर पहुंची थी, लेकिन बाद में ये बताया जा रहा है कि कल जो है तो इनका जो शव है वो यहाँ जो स्टेट हाईवे है बेनीपट्टी से जो सीतामढ़ी जाती है, बसेट के पास उड़ैन गांव के पास झाड़ियों में बोरे में बंद अधजला सब मिला था। फिर वो परिजनों के द्वारा पहचान की गई, जो हाथ में अंगूठी वगैरह था, उसके आधार पर परिजन अभी अपने बुद्धिनाथ झा जो इनका शव था पहचान के बाद फिर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में बताया गया कि जो पुलिस का जो कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये लग रहा है कि इनकी जो हत्या है वो जो लगभग 4-5 दिन पहले ही हो गई थी जी। तो अभी पुलिस हर पहलू पे अभी खंगाल रही है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द अभी इस मामले का खुलासा होगा। अब ये इसके पीछे क्या वजह है, ये अभी फिलहाल आधिकारिक रूप से इसका कुछ अभी पता नहीं चल पाया। रंजना जी अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात जीत के जश्न में फायरिंग की। नालंदा से फायरिंग की तस्वीरें सामने आई और ये फायरिंग पंचायत चुनाव में जीत के बाद की गई और तस्वीरों में फायरिंग करते जो व्यक्ति को आप अभी देख रहे हैं वे मुखिया सिंबुल आफरीन के समर्थक हैं और पंचायत चुनाव की आज काउंटिंग हुई थी, जिसमें पलटपुर बेलची शरीफ से सिंबल आफरीन की जीत हुई और फूल मालों से सिंबल आफरीन का स्वागत किया गया और फिर उनके समर्थकों ने फायरिंग की और खुलेआम की गई फायरिंग में पुलिस और प्रशासन अनजान बना रहा। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, कल काउंटिंग हुई और इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीत के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, मुख्य समर्थकों की फायरिंग और चुनाव में सिंबल आफरीन की जीत के बाद किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह से फायरिंग किया जा रहा है, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसे लेकर खुलेआम फायरिंग के बाद भी पुलिस और प्रशासन अनजान बना रहा। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मार रहे वीडियो हो रहा है मार। ये तस्वीरें देखिए, नालंदा से मुखिया समर्थकों का जीत का जश्न, सिंबुल आफरीन की जीत के बाद किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इस फायरिंग के बाद अब तक पुलिस और प्रशासन मौन है। मुखिया समर्थकों ने फायरिंग की आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जीत के बाद किस तरह से जश्न मना और किस तरह से फायरिंग की गई।
और अब बात जिन्ना पर जारी सियासी बयानबाजी की। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर और हम प्रवक्ता दानिश रिजवान के बाद अब आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने भी जिन्ना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिन्ना नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो। उन्होंने बंटवारे के लिए सावरकर को जिम्मेदार ठहराया। श्याम रजक ने कहा कि सावरकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, जबकि देश की आजादी में जिन्ना का बड़ा योगदान रहा। आजादी में मोहम्मद जिन्ना ने भी अपनी पूरी भूमिका दी थी, लेकिन इस देश के में एक ऐसे भी तत्व थे, वीर सावरकर जो कहां से वीर हो गए, जो सेल्युलर जेल से कई बार माफी मांग करके थे अंग्रेजों से और जेल से छुड़ाने का काम किए, ये वीर हो गए। खैर इन बातों पर मैं नहीं चाहता, लेकिन ये सावरकर ने कहा था कि इस देश जब आज़ाद होगा तो हिंदू राष्ट्र होगा, और हिंदू राष्ट्र का विश्वभ्रमण करने का काम किया। देश की आजादी में मोहम्मद जिन्ना ने भी अपनी। श्याम रजक का ज्ञान बिल्कुल नया है। अब तक लोग जानते थे कि जिन्ना ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया था, लेकिन श्याम रजक ने कहा कि जिन्ना देश का विभाजन नहीं चाहते थे, बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सावरकर ने देश का बंटवारा किया। ये ज्ञान बिल्कुल नया है और सियासी नफे नुकसान को देखते हुए बोला गया है। और श्याम रजक के बयान पर सियासत स्वाभाविक है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि ये सबको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की जिद की वजह से देश का बंटवारा हुआ। दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, आखिरकार दोनों की इच्छा पूरी हुई, लेकिन इन दोनों की महत्वाकांक्षा की वजह से देश का बंटवारा हो गया। सबको मालूम है कि नेहरू और जिन्ना की जिद के कारण देश का बंटवारा हुआ। अगर दोनों अपनी अपनी जिद छोड़ देते तो शायद उस समय देश का बंटवारा नहीं हुआ होता। जो लोग आज जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं और सावरकर पर उंगली उठा रहे हैं, उनको आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और वही कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा कि बीजेपी में भी जिन्ना का प्रेम कम नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि लालू जी तय कर ले कि क्या उनकी पार्टी के नेता भी पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाएंगे। जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने के लिए भाजपा के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान चले गए थे। जिन्ना प्रेम कम नहीं है भाजपा का, क्योंकि मुस्लिम लीग और जनसंघ दोनों ने मिलकर भारत में सरकार चलाई, अंग्रेजों के लिए काम किया, अंग्रेजों की दलाली की, तो इनका प्रेम तो है। लेकिन क्या अब समाजवादी भी जाएंगे पाकिस्तान में मजार पर चादर चढ़ाने? क्या जिन्ना के? अब लालू जी तय कर लें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्मों से ज्यादा बयानों की वजह से चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार उन्होंने अपना बयान किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं बल्कि देश की आजादी को लेकर दिया, जिस पर सियासत दो धड़े में बढ़ती दिख रही है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने तो कंगना के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया, क्योंकि क्यों मचा है कंगना के बयान पर बवाल और कंगना ने देश को लेकर ऐसा क्या कह दिया, देखिए ये रिपोर्ट। पर कंगना रनावत को शाबाशी देनी चाहिए। एक बार फिर अपने बयान को लेकर कंगना रनौत सुर्खियों में है। उनके बयान पर सियासी बवाल मचा है। सियासत में किसने क्या कहा, ये जानने से पहले जान लीजिए कि कंगना ने दरअसल कहा क्या है। कंगना ने कहा है 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। कंगना के इस बयान से सियासत दो धड़े में बंटता दिख रहा है। कंगना के बयान से आहत बिहार कांग्रेस की ओर से पटना के एसके पुरी थाने में केस दर्ज कराया गया है और पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग की गई है, जबकि बीजेपी का मानना है कि कंगना पर केस नहीं बल्कि उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। हमने एसके पुरी थाना में इसको केस किया है और हम चाहते हैं कि एफआईआर हो, और जो भी अवार्ड इनको भारत सरकार ने दिया है अब तक, सारा अवार्ड वापस होना चाहिए और देशद्रोह का केस इस औरत पे होना चाहिए। लोग जो है निरुत्तर थे, लोग अछूता थे विकास से, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और लोगों तक विकास को पहुंचाया गया है।
लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम किया गया है। अरे मुकदमा तो कांग्रेसियों पर होना चाहिए। जब जेएनयू में नारे लग रहे थे देश के 100 टुकड़े करने की, देश की आजादी की, कौन सी आजादी की बात कर रहे थे? और राहुल गांधी वहां जाकर के उनके समर्थन में गए थे। 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजी जा चुकी अभिनेत्री कंगना रनौत को 8 नवंबर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इधर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कंगना को पद्मश्री दिया जाना ठीक नहीं और भारत सरकार को कंगना का पद्मश्री वापस लेना चाहिए। कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं है जिस पर बहुत टिप्पणी की जाए, लेकिन मुझको लगता है कि उनको अवार्ड देने में कहीं न कहीं भारत की सरकार ने भूल की है। उनका अविलंब जो दिया हुआ अवार्ड है उसको वापस लिया जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं। मॉडर्न आर्ट के मशहूर कलाकार प्रोफेसर श्याम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। प्रोफेसर श्याम शर्मा को छापा चित्रकला के लिए पद्मश्री सम्मान मिला और श्याम शर्मा को मिला ये सम्मान पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। श्री श्याम शर्मा कला। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का ये मौका प्रोफेसर श्याम शर्मा के लिए तो खास था ही, पूरे बिहार के लिए भी गौरव का विषय है। करीब 40 साल पहले बिहार के उपेंद्र महारथी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला था और करीब 40 साल बाद 2020 के लिए प्रोफेसर श्याम शर्मा को छापा चित्रकला में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ऐसा सुखद संयोग हुआ, 25 तारीख को दोपहर में होम मिनिस्ट्री का एक फोन आता है कि आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, आपको पद्मश्री मिला है। तो मैं चौंक गया कि अरे ये कैसे हो गया। तो मैंने ऊपर वाले का उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया और बहुत आनंदित हुआ। मुझे लगा कि मेरी कला साधना का सम्मान हुआ है, कला आस्था का सम्मान हुआ है और बिहार का सम्मान हुआ है, पूरे कला जगत का सम्मान हुआ है। छापा कला एक ऐसी कला है जो देश में बहुत कम लोग जानते हैं। पिछले 50 साल से श्याम शर्मा इस विधा पर काम कर रहे हैं। 33 साल तक पटना के कला एवं शिल्प महाविद्यालय में पढ़ाने के बाद श्याम शर्मा साल 2000 में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन आज भी अपना 6 घंटे समय छापा कला को देते हैं। श्याम शर्मा पटना के शिल्प कला महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य हैं और कहते हैं ना कि कलाकार कभी रिटायर नहीं होता। तो प्रोफेसर श्याम शर्मा पर यह बात 100% सटीक बैठती है। आज भी रिटायर हुए तकरीबन 20 साल हो गए, मगर प्रोफेसर श्याम शर्मा कलाकार के पद से शायद ही कभी रिटायर होंगे। कला को लेकर अमेरिका से लेकर फिनलैंड और युगोस्लाविया तक की यात्रा कर चुके प्रोफेसर श्याम शर्मा ने छापा कला के क्षेत्र में तो काम किया ही है, अपने रिटायरमेंट के बाद से 1 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें भी लिख चुके हैं। ये चिर प्रतीक्षित था और मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी विलंब से ये पुरस्कार पिताजी को मिला। मुझे लगता है कि 8-10 साल पहले जो हो जाना चाहिए था। एनीवे, लेकिन बहुत अच्छा है, वो कभी रुके नहीं। युवा कलाकारों को निरंतरता और जागरूकता के साथ कला सृजन में लगे रहने की शिक्षा देने वाले प्रोफेसर श्याम शर्मा मानते हैं कि ये सम्मान फल की इच्छा छोड़कर निरंतर काम करने का प्रतिफल है, जिस पर पूरा बिहार गौरवान्वित है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब वो खबर जिससे बिहार के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। बिहार के 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया तो शरद कुमार को अर्जुन पुरस्कार मिला। दोनों को टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का ये गौरवशाली पल उन 62 खिलाड़ियों के जीवन के सबसे उत्कृष्ट क्षणों में सर्वोत्तम होगा। खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रामनाथ कोविंद ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बिहार से मुजफ्फरपुर के रहने वाले पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी शरद कुमार को भी 2021 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कांस्य पदक जीता है। ये मौका शरद कुमार के साथ साथ बिहार के लिए भी गौरव का मौका है। पैरा एथलेटिक्स बिहार वासियों की खुशी तब दोगुनी हो गई जब बिहार के हाजीपुर के रहने वाले प्रमोद भगत को बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। बता दें कि हर साल खेल के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वालों को अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार शामिल हैं। वैसे खेल पुरस्कारों का ऐलान खेल दिवस के दिन ही होता है, मगर इस साल ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के कारण इन पुरस्कारों के ऐलान में देरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इसको लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि कोरोना काल के बाद फिल्म महोत्सव का आयोजन सुखद है और फिल्में बच्चों की जीवन शैली को प्रभावित करेगी। कि बरसों बाद चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पटना में हुआ है और वास्तव में किसी भी शहर और किसी भी राज्य के लिए वहाँ की सांस्कृतिक, साहित्यिक और इस प्रकार की जो कला की अन्य विधाएं हैं उसका प्रदर्शन या उसका परिचालन उस शहर के जीवंतता को एक रूप देता है। हमारे जो बच्चे हैं उस फिल्म को देख करके उससे अपना व्यक्तित्व का विकास तो करेंगे ही साथ यहाँ जो उनको अनुभव होगा उस अनुभव का लाभ उनके व्यक्तित्व पर अत्यधिक पड़ेगा। उधर मुंगेर मंडल कारा में अब परिजन कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे। कोरोना के कारण लंबे समय से कैदियों से उनके परिजन नहीं मिल पाते थे। अब 16 नवंबर से मंडल कारा में मुलाकाती पहुंचेंगे और मुलाकातियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड काल के लगभग 2 सालों के बाद अब जेल में बंद बंदियों के परिजनों के लिए एक अच्छी खबर आई है। 15 नवंबर से अब जेल में बंदियों से परिजन जो है मुलाकात कर पाएंगे। कोविड काल के 2 साल के बाद लगभग इसे पुनः मुलाकातियों के लिए खोला गया है। हालांकि मुंगेर जेल में 16 से ये सुविधा मुहैया होगी, क्योंकि प्रत्येक मंडे को 15 तारीख को मंडे होता है। प्रत्येक मंडे को जेल मुलाकातियों के लिए बंद है, तो नियम वही होगा। लेकिन 16 से बंदियों के लिए मुंगेर मंडल कारा को खोला जाएगा। लगभग 2 सालों से बंद थे। जो बंदी थे अपने फैमिली से नहीं मिल पाते थे। हालांकि कई व्यवस्थाएं की गई थी ताकि बंदियों को उनके परिजनों से बात हो सके, चाहे अंदर में जो मोबाइल की सुविधा हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बातें करवाई जाती थी। लेकिन अब जो है फेस टू फेस बंदियों से उसके परिजन जो है मुलाकात कर पाएंगे। उनका क्या हाल है, क्या है, ये सब जानकारी ले पाएंगे। तो उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। दीपावली और छठ के बाद जगधात्री पूजा की धूम है। मुंगेर के जमालपुर रेलवे कॉलोनी मैदान में और दौलतपुर रेलवे कॉलोनी मैदान में 3 दिवसीय जगधात्री पूजा का आयोजन किया गया है और कोरोना के कारण इस साल आयोजन 3 दिनों में का ही रखा गया है। जमालपुर में 1964 से जगधात्री पूजा का आयोजन होता रहा है, जिसमें रेल इंजन कारखाना के कर्मचारी और उनके परिजन भाग लेते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।